नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश। एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं एकदम। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि हमारी विदेश नीति किस तरीके से निर्धारित होगी, किस तरीके से निर्धारित नहीं होगी, इसके ऊपर कुछ फैक्टर, कुछ कारक हैं जो इसके ऊपर असर डालते हैं। बहुत सारे असर डालने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। इसको बड़े ध्यान से समझना। इसको प्रभावित निर्धारण करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है राष्ट्रीय हित, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। यानी कि भारत के हित, कोई भी ऐसा काम इस तरीके से किया जाए जिससे कि भारत को अधिकतम लाभ मिले, भारत की स्थिति मजबूत हो, उसको बोला जाता है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। अब विदेश नीति को प्रभावित करने में राष्ट्रीय हित बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। उस पर जाने से पहले मैं आपको एक कथन बताना चाहूंगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपको कई बार अपने अड़ोस पड़ोस की तरफ देख करके आश्चर्य होता होगा। आप देखते होंगे एक तरफ हमारे बिल्कुल साथ में पाकिस्तान है, एक तरफ हमारे ऊपर चीन है। कई बार आपको लगता होगा कि यार चीन और पाकिस्तान ये दो ऐसे देश है जो बड़े ही कट्टर दुश्मन है भारत के, और इनके साथ हमारी मित्रता कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, एक आम नागरिक ये सोचता है कि भाई हमारा कौन सा देश पक्का कट्टर दुश्मन है और कौन सा देश कट्टर दोस्त है, खास दोस्त है, वो इस तरीके से संबंधों को देखता है। लेकिन आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में यह कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि भाई यहां पर ना तो कोई स्थायी मित्र है, ना ही कोई स्थायी शत्रु। अगर कुछ परमानेंट है, कुछ स्थायी है, तो वो है आपका राष्ट्रहित। ये ध्यान रखना। ये कहा जाता है कि ना कोई मित्र है, ना कोई परमानेंट मित्र, यहां पर कोई स्थायी मित्र नहीं है और ना ही कोई स्थायी शत्रु, दुश्मन भी नहीं है। अगर कुछ स्थायी है, कुछ स्थायी है, तो वो क्या है? तो वो है राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट। और जैसे ही राष्ट्रीय हित आपके चेंज होते हैं परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, इनमें कुछ भी बदलाव आता है, तो इनमें बदलाव आने के कारण आपके दोस्त और मित्र, आपके मित्र और शत्रु, दोस्त और दुश्मन, वो भी बदल जाते हैं, उनमें भी बदलाव आ जाता है। और वो ऐसा भी नहीं छोटा मोटा बदलाव, एक बहुत ही नाटकीय किस्म का बदलाव आ जाता है। जैसे कि फिल्मों में देखते हैं कि दो परिवार होते हैं, बड़े खतरनाक दुश्मन होते हैं, फिर एकदम से पता नहीं कहां से उनकी फैमिली के जो नए बच्चे होते हैं उनको मोहब्बत हो जाती है। फिल्मों में ऐसे होता है, मोहब्बत भी होती है तो पूरी दुनिया में सबको छोड़ करके जो दुश्मन वाला परिवार है उसी के ही लड़के या लड़की से मोहब्बत होगी। फिर जब उनकी मोहब्बत होती है तो पहले परिवार वाले लड़ते हैं आपस में, फिर एकदम से कुछ ऐसे समीकरण बैठते हैं कि दोनों बड़े ही खासम खास मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। आपने एक मूवी देखना इसके लिए, सौदागर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। इस तरीके के वो मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंध कुछ कुछ वैसे ही हैं।
उसी तरीके की ही आपको देखने को मिलेगा। आपको जैसे ही लगेगा ना यार कि कोई हमारा बहुत खास, बहुत ही करीबी मित्र हो गया है, कुछ ही समय के बाद ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपका वही करीबी मित्र आपका बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन कब बन जाए आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कई बार आपको लगेगा कि यार ये तो इतना खतरनाक दुश्मन था, हमारे जान के पीछे पड़ा था, मारने के पीछे पड़ा था, आपको पता नहीं चलता। कई बार अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण, राष्ट्रीय हितों में बदलाव के कारण वो कैसे आपका दोस्त बन जाएगा, करीबी दोस्त बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को देख लेना। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से राष्ट्रीय हित जो है वो काम करते हैं और विदेश नीति के प्रसार में या विदेश नीति के निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से समझना। दो देशों का उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने एक देश का नाम सुना होगा जिसका नाम है अमेरिका। ठीक है, यूएसए आप सब लोग जानते हैं, विश्व का दादा अपने आप को ये बोलता है, दादागिरी चलाता है। अब मैं इसको एक कैटेगरी में बांटता हूं। मैं यहां पर बांटता हूं, एक तरफ लिखता हूं काल, काल मतलब समय, इधर मैं लिखता हूं देश कि कौन से देश के साथ किस तरीके से रहा, और इधर मैं आपको लिखता हूं इस तरह में रिश्ते या संबंध। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि इनके संबंध किस तरीके से रहे। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, एक ये मैं आपके लिए इस तरीके से एक टेबल बना देता हूं, आपको बड़ा आसान रहेगा समझने के लिए। तो सबसे पहला अगर मैं यहां पर लिखूं तो 1947 में हम आजाद हुए, तो हम तब से ही लेंगे लेकर के 2000 तक, वर्ष 2000 तक। अब देश में हम दो ले लेंगे, पहला भारत, दूसरा अगर हम लेंगे तो पाकिस्तान। इन्हीं के माध्यम से मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं कि राष्ट्रहित कैसे हुए। संबंध भारत के साथ कैसे थे, बहुत ही खटास भरे थे। ठीक है, खटास पूर्ण कह सकते हैं। नींबू खाने से एकदम से जीभ में, मुंह में जो खट्टा सा लगता है ना, ऐसा होता है, उससे भी खतरनाक तरीके का खटास। पाकिस्तान के साथ शहद की तरह एकदम मीठे मधुर संबंध थे। समझना ऐसा क्यों था। इसके बाद फिर मैं आपको अगला काल और अगली चीज पर लेकर के चलूंगा। 1947 में भारत आजाद होता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, दो नए देश बनते हैं। भारत क्योंकि पहले से ही उसने उपनिवेशवाद की समस्याओं को देखा और उसने समझा कि किस तरीके से तत्कालीन समय में विश्व दो गुटों में बटा हुआ है, अगर हम किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो उससे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी सारी समस्या जो है वहां पर उत्पन्न हो जाएगी। और एक बार फिर से हम अंग्रेजों से आजाद होने के बाद किसी ना किसी दूसरे गुट के गुलाम हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं कि हमने डिसाइड किया कि हम आजाद होने के बाद किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। उस समय विश्व में दो गुट थे, एक यूएसए अमेरिका और एक यूएसएसआर, जो कि आज के टाइम में आप जिसको रूस बोलते हैं, विघटन के बाद इसको सोवियत संघ कहा जाता है। ठीक है, सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी। आप जब मैप देखेंगे तो मैप देखने पर आपको पता चलेगा, वर्ल्ड का अगर आप मैप देखेंगे, विश्व का अगर आप मैप देखेंगे तो आपको देखने पर पता चलेगा कि भारत के ऊपर, भारत के बिल्कुल ऊपर एक तरफ चीन है और एक तरफ सोवियत संघ लगता था अफगानिस्तान के साथ, उस साइड। आज के समय में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो मध्य एशिया के देश लगते हैं जिनका नाम आप जानते हैं, जो तान से हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन पहले ये सारे के सारे सोवियत संघ का ही हिस्सा होते थे। अब ऐसे में अमेरिका को ये वाला क्षेत्र, जो दक्षिण एशिया वाला क्षेत्र है, इस वाले एरिया में कोई एक ऐसा देश चाहिए था जिसकी मदद से वो सोवियत संघ को यहां पर घेर सके। आमतौर पर कोई भी देश किसी दूसरे देश को कमजोर करने के लिए क्या करता है, उसकी घेराबंदी करता है, चारों तरफ अलग अलग उसके जो देश हैं उनके साथ मित्रता करता है। जैसे चीन कर रहा है, भारत के चारों तरफ जितने भी पड़ोसी देश हैं, हर कहीं किसी ना किसी के पास सैनिक अड्डा बना करके बैठा है, ताकि जरूरत पड़ने पर भारत को चारों तरफ से घेर करके मारा जा सके। ऐसे ही उस समय अमेरिका के लिए आवश्यकता थी कि दक्षिण एशिया में कोई ऐसा देश हो जो सोवियत संघ के ऊपर हमला करने में या हमला करने के लिए अपनी जमीन हमें दे दे, अपनी जमीन का प्रयोग करने की अनुमति हमें दे दे। ठीक है,
साथ ही अफगानिस्तान में सोवियत संघ के इंटरफेयर की भी बड़ी संभावना थी, तो उसको रोकने के लिए भी अमेरिका को वहां पर कोई एक देश चाहिए था। अब ऐसा देश कौन मिलता? अमेरिका ने नजर दौड़ाई तो भारत एक देश, एक विकल्प हो सकता था, बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ी महाशक्ति। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वहां पर प्रॉब्लम यह रही कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश, और वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ना अमेरिका के ना सोवियत संघ के। अमेरिका उस समय इस चीज से भी नाराज था कि भारत अमेरिका के गुट में क्यों नहीं शामिल हुआ, क्योंकि भारत की विचारधारा समाजवादी थी और भारत थोड़ा सा झुकाव भारत का सोवियत संघ की तरफ अधिक था। तो अमेरिका एक तरीके से कहते हैं ना कि दुश्मनी पाले हुए बैठा, दिल के अंदर, मन के अंदर भड़ास लिए बैठा, खटास लिए बैठे हुए था। ऐसे में अमेरिका ने भारत के बिल्कुल पड़ोस में देखा और उसको वहां पर नजर आया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी उसने एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखी कि अरे पाकिस्तान तो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है, और दूसरा भारत का जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर टच करता है, 80 किलोमीटर के आसपास का लगभग एरिया, और जहां से बिल्कुल ऊपर सोवियत संघ शुरू हो जाता है, उस क्षेत्र पर भी पाकिस्तान कब्जा जमाए बैठा है, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलता था। है हमारा ही हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कब्जा जमाए बैठा था। आजादी के बाद उसने जब हमला किया कबायलियों के माध्यम से, तो भारत के जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से पर गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से उसने कब्जा कर लिया। अब अमेरिका को दिखा यार कि वो वाला जो क्षेत्र है ना, जो कश्मीर का ऊपर वाला क्षेत्र, वो और पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लगने वाला क्षेत्र, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर कभी भी अफगानिस्तान के माध्यम से या सोवियत संघ ने कभी भी युद्ध करने की कोशिश की, तो हम इस क्षेत्र में भी अपना सैनिक अड्डा डाल करके यहां से भी मिसाइलें दाग सकते हैं, परमाणु मिसाइलें दाग सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में उसका नेशनल इंटरेस्ट, अमेरिका का राष्ट्र हित था पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना। अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध होंगे तो पाकिस्तान अपनी जमीन देगा यूज करने के लिए, तो इसलिए उसने पाकिस्तान को खूब पैसा दिया, खूब मदद की, बहुत अच्छे संबंध बनाए। पाकिस्तान भी खुश, पाकिस्तान भी इसी बहाने जम्मू कश्मीर के मामले में अमेरिका का समर्थन पा लेता था। पाकिस्तान बोलता था कि जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत उस चीज को खंडन शुरू से करता है क्योंकि भारत का ही हिस्सा है। हमारे पास ऐतिहासिक सबूत है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे राजा हरि सिंह के द्वारा भारत के साथ, लेकिन पाकिस्तान उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जन्म जो हुआ था वो दो राष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हुआ था। दो राष्ट्र के सिद्धांत का मतलब पाकिस्तान का मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौम हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसे में जो हिंदू वाले लोग हैं वो केवल हिंदुस्तान में रह सकते हैं, जो मुस्लिम बहुल वाले लोग हैं वो केवल पाकिस्तान में रह सकते हैं। और जम्मू कश्मीर उस समय मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए उसके ऊपर वो अपना कब्जा जमाना शुरुआत से ही चाहता था। तो ऐसे में कश्मीर के नाम पर वो भी प्रोपेगेंडा फैलाता रहा। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी तो पाकिस्तान को अमेरिका ने भी खूब हथियार दिए, मदद की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1965 का युद्ध आप देखना। 1965 के युद्ध की अगर हम बात करते हैं, 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, इन दोनों ही युद्धों में आपको क्या लगता है कि इतना सा पाकिस्तान, इतना गरीब, इतनी सी परेशानी, इतनी समस्याओं से जूझ रहा वाला, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत पर हमला कर सकता है? इतना पिद्दी सा वो कोई सोच सकता था कि भारत पर भी हमला करे? उस हमले के पीछे जो असली सह थी ना, असली जो पावर जो थी, वो था पाकिस्तान को कि अमेरिका दिख रहा था कि अमेरिका मेरे साथ खड़ा है, और अमेरिका उसको हथियार दे भी रहा था। अमेरिका बोलता भी था कि बिंदास, कोई बात नहीं, तुम लो, हम तुम्हारे साथ खड़े। तो ऐसे बच्चे होते हैं कई बार, जिसका कोई एक बड़ा भाई होता है हट्टा कट्टा, और फिर उसका कोई एक छोटा सा भाई होगा, है ना, और जो बड़ा भाई हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर टाइप का है, तो स्कूल में जो छोटा बच्चा जाएगा तो वो बाकी बच्चों पर दादागिरी करने की कोशिश करता है। ओए देखो नहीं मेरा बड़ा भाई क्या है, बॉडी बिल्डर है, यूं करके चलता है, इतने मोटे मोटे डोले हैं, यूं करके ऐसे दबा करके मसल देगा तुम्हें, है ना। अमेरिका ऐसे के ऊपर ऐसे उछल रहा था पाकिस्तान कि मेरा बड़ा भाई है, वो मदद करेगा। 1965 के 1971 के युद्ध में हर समय पाकिस्तान को जितने भी हथियार चाहिए थे, जितने भी टैंक चाहिए थे, वो सारे के सारे अमेरिका ने प्रदान किए। 1971 के युद्ध में अमेरिका भारत पर हमला करने के लिए आ गया था, डायरेक्ट वार के लिए, और वो भी कैसे? परमाणु हमला करने के लिए आ गया था। हिंद महासागर में अपने परमाणु हथियारों से सुसज्जित उसका जो जहाज है उसके साथ, वार हेड है उसके साथ आ गया था।
वो तो हमारी दोस्ती, हमने मित्रता कर ली थी सोवियत संघ के साथ, तो उसके कारण, सोवियत संघ की वार्निंग के कारण अमेरिका को वापस जाना पड़ा, नहीं तो अमेरिका भारत को उस समय नेस्तनाबूद कर देता। अगर उसने परमाणु मिसाइलें भारत पर दाग दी होती तो भारत का समूल नाश हो जाता उस समय, और पाकिस्तान कब्जा करके जब बैठा होता भारत के ऊपर। तो इतना खतरनाक रिश्ता था, भारत के साथ इतनी कट्टर दुश्मनी थी। उस समय अगर कोई व्यक्ति रहा होगा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी भारत और अमेरिका दोस्त भी बन पाएंगे। सबको लगता था कि यार कि नहीं नहीं, भारत अमेरिका तो बस दुश्मन हो रहेंगे, हमेशा दुश्मन रहेंगे। लेकिन अब मुद्दा आता है राष्ट्रहित का, नेशनल इंटरेस्ट का। पहले अमेरिका का हित कहां था? पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि सोवियत संघ के ऊपर कंट्रोल करना था, सोवियत संघ को घेरना था, अफगानिस्तान में उसके बढ़ते प्रभाव को रोकना था। अब एक अगले चरण पे चलते हैं। अगला चरण जो है, दूसरे वाला चरण, वो शुरू होता है वर्ष 2000 से वर्तमान तक। 2000 से वर्तमान। अब इसमें हम सेम ही देश रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे भारत और इधर हम रखेंगे पाकिस्तान। और अब भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बड़े ही ड्रास्टिकली, एकदम नाटकीय रूप से परिवर्तित होते हैं। भारत के साथ अत्यधिक मधुर भी नहीं, अत्यधिक मधुर संबंध हो गए, और पाकिस्तान के साथ खटासपूर्ण हो गए, उल्टा हो गया। अब आप कहोगे सर ये ऐसा उल्टा क्यों हो गया, क्या ऐसा कारण रहा जो इस तरीके की चीजें हुई? इसका कारण रहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय हित जो थे, नेशनल इंटरेस्ट जो थे, वो बदल गए। अब नेशनल इंटरेस्ट कैसे बदले? अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार थी। सबसे पहले तो 1991 में, 1991 में एक बहुत बड़ी अभूतपूर्व घटना हुई पूरे विश्व में, जिसको बोलते हैं कि सोवियत संघ, जो सोवियत संघ था वो बिखर गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका का जो दुश्मन था, कट्टर दुश्मन, वो खुद ही कमजोर हो गया, वो खुद ही समाप्त होने की कगार पर था, एकदम कई सारे गणराज्यों में विभक्त हो गया। उसका जो उत्तराधिकारी था रूस, वो उतना अधिक मजबूत नहीं था, और वहां पर भी पूंजीवादी नीतियों की तरफ प्रचलन प्रारंभ कर दिया गया था। 1 मिनट देंगे मेरे को? ये मेरा मोगली है ना, ये तंग कर रहा है, ये मैं दरवाजा खोल देता हूं, ये नहीं तो भौंकता रहेगा। मेरे 2 पेट्स से चुटकी और मोगली ये इनके भी हित जो यहां पर है ना, मेरे हित भी इनसे प्रभावित होते हैं और इनके हित भी मेरे से प्रभावित होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट जैसे बदल रहे हैं ना, ऐसे हमारे संबंधी बदल जाते हैं। दरवाजा बंद करके बाहर कर देते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं, वाओ वाओ वाओ, जब तक खोलेंगे नहीं तब तक नहीं। जैसे दरवाजा खोल देंगे तो अंदर को 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 करके दोस्ती के साथ इंटरेस्ट बदल गया ना। उनका इंटरेस्ट क्या था कि भाई मेरे पापा को पापा के साथ रहना, मतलब मेरे साथ रहना है, घूमना है, और जैसे ही मैं उनको दूर करूंगा हो जाएंगे। चलो मैं कोशिश करता हूं उनको चुप कराने की, ठीक है। चलिए, तो 1991 में क्या होता है, 1991 में सोवियत संघ का जो है विघटन हो जाता है। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, अमेरिका का दुश्मन समाप्त, कोल्ड वॉर समाप्त, शीत युद्ध समाप्त। अब अमेरिका को किसी की जरूरत नहीं, अब विश्व का एकमात्र दादा, सुपर पावर महाशक्ति अमेरिका। तो ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत तो इसीलिए थी ना कि सोवियत संघ को रोके या उस पर हमला करने में मदद कर सके। अब सोवियत संघ रहा ही नहीं, एक ही महाशक्ति, तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं। तो अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट वहां से हट गया। नेशनल इंटरेस्ट हटा तो एक तो पाकिस्तान की तरफ से ध्यान यहां के कारण थोड़ा कम हुआ। दूसरा, उस समय 1990 के दशक में अमेरिका जो है विश्व की जब महाशक्ति बना, सुपर पावर बना, तो उसको चुनौती देने वाली एक और महाशक्ति उभर करके आने लगी, जिसका नाम था चीन। अमेरिका ने देखा यार चीन तो बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है, अभी बड़ी मुश्किल से तो सोवियत संघ से निपटे हैं, भविष्य में हमें चीन से निपटना पड़ेगा। तो ऐसा एक काम करते हैं कि चीन को हम महाशक्ति बनने ही नहीं देते हैं, चीन को उसके ही क्षेत्र में उलझा देते हैं। या कभी मान लेते हैं चीन बड़ी महाशक्ति बन भी गया तो कभी उसके साथ हमारा टकराव हुआ तो उसको घेरने के लिए हमें उसके आसपास किसी की जरूरत पड़ेगी। अब उन्होंने दक्षिण एशिया में एक बार दोबारा से नजर दौड़ाई
अब पाकिस्तान तो उसका मित्र पहले से था ही, लेकिन पाकिस्तान उसको नजर नहीं आया। क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों खास घनिष्ठ मित्र थे। जय वीरू का सा याराना जो है ना, वो पाकिस्तान और चीन का था। हाँ, जय वीरू का याराना तो ना ही कहीं, उसकी बजाय चमचा और कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप एग्जाम में मत लिख देना कि चमचा है। चतुर चालाक चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान है। चतुर चालाक चीन का चमचा, पिछलग्गू पाकिस्तान। इस तरीके से कई बार हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं। एग्जाम में मत लिखना, बस सिर्फ समझाने के लिए है। पाकिस्तान वही करता जो चीन कहता, क्योंकि चीन से भी खूब पैसा मिलता उसको। कौटिल्य का एक सिद्धांत है। कौटिल्य का सिद्धांत यह होता है कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त, दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन। तो पाकिस्तान का दुश्मन भारत और भारत का दुश्मन चीन। तो कौटिल्य के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान और चीन दोनों दोस्त हो गए। तो स्वाभाविक था, यथार्थवादी था, अच्छा खासा याराना चला उनका। पाकिस्तान ने अपना जो भारत का एक एरिया जम्मू कश्मीर का उसने कब्जाया हुआ था, उसमें से एक क्षेत्र, एक भूखंड निकाल करके चीन को दे दिया। चीन खुश हो गया, मुगेम्बो खुश हुआ, पाकिस्तान भी खुश हो गया। उसको भी लगा कि अरे वाह, चीन आ गया, अब तो जम्मू कश्मीर का मामला भी नहीं सुलझाया जा सकता। तो अमेरिका ने यह देखा कि यार हमें तो टक्कर लेनी है चीन से, पाकिस्तान इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद चीन का पिछलग्गू है। चीन ने सारा कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर। कुछ भी हो, चीन के खिलाफ नहीं जा सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान आएगा भी तो उसका कर क्या लोगी? तुसा तो देश है, वो खुद हमारे टुकड़ों पर पल रहा है, कहां चीन का मुकाबला करेगा? उसको तो कोई ऐसा देश चाहिए था जो चीन को कट्टर कड़ी टक्कर दे सके। ऐसे में उसको दिखाई देता है भारत। अमेरिका की नजर जाती है भारत, अरे वाह, इतना बड़ा देश, इतनी सेना, इतनी शक्ति, इतनी तेज गति से विकसित होता हुआ देश। और सोने पे सुहागे वाली बात यह कि चीन और भारत के बीच में ऑलरेडी तनातनी चल रही थी। 1962 का युद्ध हो चुका था, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। अमेरिका को तो यही चाहिए था ना कि एक ऐसा देश मिले जिसके साथ चीन वहीं उलझा रहे, या जरूरत पड़ने पर चीन के ऊपर अटैक करने में या उसको घेरने में मदद करे। भारत दिखा। अब भारत के साथ मित्रता करना उसके लिए जरूरी हो गया। तो एक तो सोवियत संघ वाला मामला खत्म हुआ, तो पाकिस्तान की जरूरत खत्म हुई, तो पाकिस्तान से ध्यान हटा। चीन उभरा तो भारत की तरफ ध्यान आया। ऐसे होता है ना कई बार, आपका किसी के साथ एक लंबा प्रेम संबंध चल रहा है, वो प्रेम संबंध थोड़ा सा किसी कारणवश टूटने लगता है, आपको कोई और आकर्षित करने लग जाता है, कोई और अट्रैक्टिव देखने लग जाता है। पहले वाला हो सकता है आपको लगे कि यार कि बहुत ज्यादा बोझ हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ रहा है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तभी आपको कोई दूसरा नया एक आकर्षक सा कोई और अन्य व्यक्ति दिख जाए, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तब एक साथ दो लोगों को तो लेकर के चल नहीं सकोगे, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये फिल्मों में हो सकता है, वास्तविक जिंदगी में तो ऐसे चप्पलें छितरें पड़ेंगी, है ना। घर वाला बाहर वाला या घर वाली बाहर वाली अगर एक साथ दो दो हो गए तो दोस्त जिंदगी ऐसी हराम हो जाएगी, पूछो मत। तो एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही अमेरिका के सामने स्थिति थी कि पाकिस्तान और भारत में से किसको पकड़े। तो पाकिस्तान को छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि उसकी अब जरूरत थी नहीं, उसका काम हो लिया। अब उसको भारत की जरूरत थी चीन के उभार के कारण, तो वो भारत के साथ अच्छा संबंध बनाने लगा। राष्ट्रीय हित बदल गए, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट बदले। इन राष्ट्रीय हितों के कारण जो हम बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, इन राष्ट्रीय हितों के कारण अमेरिका की पूरी विदेश नीति ही बदल गई दक्षिण एशिया के लिए। जहां पहले पाकिस्तान मित्र होता था, अब पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया, भारत के साथ संबंध बनाने पर जोर दिया। यह होता है राष्ट्रीय हितों का असर। पूरी की पूरी विदेश नीति को अगर कुछ बदल सकता है तो नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे ही नेशनल इंटरेस्ट आपके बदलते हैं, चेंज होते हैं, वैसे ही आपके दूसरे देशों के साथ संबंध भी बदल जाते हैं। अब ना केवल चीन, जो पहली चीज तो ये हुई, दूसरी चीज चीन का उभार हुआ, चीन का उभार हुआ। तीसरी चीज जो हुई ना, वो थी भारत का बाजार, भारत का बाजार। 1991-92 के दौरान भारत ने, या यूं कहें कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। ठीक है, एलपीजी का मतलब अब यूं मत सोच लेना कि आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस, या उनके लिए किसी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग आजकल इन्हीं चीजों को ज्यादा सुनते हैं। एलपीजी की कीमतों में हुआ इजाफा, ये सरकार गरीबों के लिए नहीं है, ऐसी चीजें सुनते रहते हैं। मतलब
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। भारत ने वो नीतियां अपना ली, यानी कि मोटे मोटे तौर पर भारत में जो संरक्षणवाद चल रहा था, जो राज्य की भूमिका अधिक थी, उसको हमने एक तरीके से लगभग थोड़ा सा मिनिमम सा न्यूनतम कर दिया और मार्केट को खुला छोड़ दिया। सारी की सारी फोर्सेस जो है वो मार्केट में हो गई। विदेशी निवेश आने लगा, विदेशों से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में पैसा लगाने लगी, बिजनेस करने लगी, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या, इतना बड़ा मार्केट, सामान भी तो खरीदेगी, उपभोक्ता भी तो है, वो कंज्यूमर भी तो है। 100 करोड़ हैं तो 100 करोड़ लोगों के लिए ब्रश भी तो चाहिए, साबुन भी तो चाहिए, टूथपेस्ट तो करते होंगे, दांत ब्रश तो करते होंगे। हो सकता है आप में से कोई यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए, नहीं सर हम तो महीने भर तो नहाते नहीं सर, आप ब्रश करने की बात करो, 15 दिन तो हम ऐसे निकाल देते हैं बिना ब्रश करे भी। क्या करते सर, एक कोलगेट पूरे एक साल 1.5 साल चलाते हो सकता, लेकिन फिर भी जितना भी चलाते तो भी है, तो प्रोडक्ट तो है। अब वो आया कहां से, उसको बेचा किसने? विदेशी कंपनियों ने। उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट मिल गया। तो पाकिस्तान की इतनी सी जनसंख्या, भारत उससे कितना बड़ा देश, और पाकिस्तान की जनसंख्या की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो भारत की तरह चीजों को खरीद सके और इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में खरीद सके। हम तो कोई चीज जरूरत नहीं भी होती तो भी खरीद लेते हैं। इंडियन कंज्यूमर जो है ना, वो बड़ा वैसे तो मार्केट में निकला। घर की, मेरी फैमिली की बहुत सारी, जो मेरी बुआ हैं, मम्मी हैं, उनको मैं जानता हूं, मेरी बहन है, उन्हीं को कुछ भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें हैं घर के अंदर, बस फिर भी निकले मार्केट में ऐसे घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, रास्ते में दिख गए, ए बहन देख देख साड़ी कितनी सोनी साड़ी है, ओ माय, ओ एक तो पिको भी रख है, अरे बहुत बढ़िया, देख सिल्क की साड़ी है, ए भाई लेना है, लेना चल लेना है, तुरंत खरीद लेते हैं, जबकि है साड़ियों का अंबार लगा है घर में, लेकिन फिर भी खरीद लिए। तो बेसिकली हमारे तो यहां पर तो वैसे भी खरीद लेते हैं बिना उसके भी चीजें। तो बाजार बहुत बड़ा था। अब अमेरिका को समझ में आया कि पाकिस्तान को तो हम खुद कर्जा देते हैं, वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा। भारत में अगर हम पैसा लगाएंगे, कंपनियां जाएंगी तो भारत में हम खूब पैसा कमा पाएंगे। तो इतने बड़े बाजार के लिए भारत के साथ दोस्ती भी तो करनी पड़ेगी, दुश्मनी करके थोड़ी घुसोगे, प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। तो सेम ऐसे ही चीजें हुई भारत के साथ। भारत का बढ़ता हुआ बाजार ने अमेरिका को दोस्त बनने पर मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट भारत के बाजार के साथ जुड़ गए, कि भारत के बाजार में अमेरिका की कंपनियां आएंगी, व्यापार करेंगी, उससे खूब मुनाफा कमाएंगी, उस मुनाफे से अमेरिका का विकास होगा। नेशनल इंटरेस्ट चेंज हुए, अमेरिका की नीति बदल गई भारत के साथ। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, जिसको हम बोलते हैं आतंकवाद। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा अमेरिका की विदेश नीति में परिवर्तन का। मैं यहां पर आपको राष्ट्रीय हित के बारे में समझा रहा हूं कि राष्ट्रीय हित के कारण कैसे अंतरराष्ट्रीय संबंध बदल जाते हैं, विदेश नीति प्रभावित होती है, चेंज हो जाती है, संशोधित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, आतंकवाद। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं, उनको फंडिंग देख करके उनको उभारने का काम किसी ने किया तो वो अमेरिका था। इस काल में किया, जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इलू चल रहा था, मधुर संबंध थे, है ना, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, अच्छा नहीं बनाना आ रहा भाई, यूं बनाया जाता है। इलू पाकिस्तान और अमेरिका का था। तो अमेरिका को उस समय अफगानिस्तान के अंदर और सोवियत संघ के अंदर गड़बड़ियां फैलाने के लिए आतंकी लोग चाहिए थे, तो आतंकवादी संगठनों को अमेरिका ने फंडिंग दी, पैदा किया। चाहे फिर वो अल कायदा हो, आईएस के संदर्भ में भी ये कहा जाता है कि अमेरिका ने ही उसको फंडिंग दी। अब सोवियत संघ रहा नहीं तो उन आतंकवादियों की भी जरूरत नहीं है, अमेरिका को उन आतंकवादी संगठनों की भी जरूरत खत्म हो गई। अब जब उसको जरूरत नहीं रही तो उसने उन आतंकी संगठनों को भी पैसा देना बंद कर दिया। अब आतंकवादियों का प्रवृत्ति ऐसी थोड़ी है कि भैया जब कहोगे वैसे तुम्हारे गुलाम बनकर के काम करेंगे। उनकी प्रवृत्ति तो ये होगी, वो तो और ज्यादा हिंसा और ज्यादा डर फैलाने का काम करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अल कायदा, ओसामा बिन लादेन, इनको बड़ा धक्का लगा, इनको ठेस पहुंची ना, दिल पे गहरी चोट लगी। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा। अमेरिका ने उसके साथ इस तरीके से किया, है ना, गाना गा रहे थे, ऐसा जख्म दिया है जो ना भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। आतंकवादी लोगों का ये गाना हो गया। अमेरिका को टारगेट कर लिया उन्होंने,
जैसे आप लोग गाते हो ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, आईएएस बनने के लिए वो फिल्म में दिखाया, ऐसे ही आतंकवादी संगठनों ने अमेरिका को दे दिया कि अमेरिका ने हमें धोखा दिया, अब हमें छोड़ दिया बीच मझधार में। ऐसे में अमेरिका के ऊपर ही उन्होंने हमला कर दिया। याद है कि नहीं 9/11 का हमला, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, दो बिल्डिंगों के ऊपर 3 हवाई जहाजों को किडनैप करके डायरेक्ट टक्कर मरवा दी। बहुत भयंकर हमला था। अमेरिका की आंख खुली उस समय, और जब अमेरिका की आंख खुली तो आंख खुलते ही उसको भारत नजर आया, उसको भारत की जरूरत हुई। क्यों जरूरत हुई? क्योंकि 1980 के दशक से जब तक अमेरिका पर हमला हुआ था, उस दौरान लगभग 20 सालों तक भारत पूरे विश्व में यह बोलता आ रहा था कि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, यह किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व के लिए चुनौती बनेगा आतंकवाद अगर हम सब लोगों ने इसके साथ मिलकर के इसका मुकाबला नहीं किया तो। और भारत ने उस समय 1980 के दशक में पंजाब में, 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की बहुत बड़ी समस्याओं का सामना किया। तो भारत इस अनुभव को ले चुका था, और भारत विश्व में ऐसे देशों का नेतृत्व कर रहा था जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस समय अमेरिका का रुख क्या था? अरे क्या यार, फालतू में भारत वारत आ जाते हैं, आतंकवाद आतंकवाद, तुम्हारे देश की समस्या तुम निपटो, हम क्या करें, हमें थोड़ी परेशानी है, तुम्हारे देश में फैला रहे आतंकवाद, हम क्यों करें। अमेरिका बोलता था कि भैया जिस देश में आतंकवाद है वो उसी की प्रॉब्लम है, टेररिज्म इज नॉट ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ये बात उसको सीधी सी थी। लेकिन जब उस पर हमला हो गया ना, जिस दिन हमला हुआ तब आंख खुली उसकी, सदमा लगा, तब उसको याद आया। उस समय बुश राष्ट्रपति थे अमेरिका के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही बोले, पहली लाइन क्या बोला? टेररिज्म इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, है ना, वी ऑल हैव टू कम टुगेदर अंडर ए रूफ। हम सबको एक साथ मिलकर के इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। एक झटके में आतंकवाद ने एक झटके में चेंज कर दिया उसका रुख। पहले जो उसकी विदेश नीति में आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करना लिखा था, अब एक झटके में उसकी विदेश नीति बदल गई कि अब आतंकवादियों का समूल नाश करना है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वार अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, है ना। अमेरिका इज, यूएसए इज रेडी टू लीड द वर्ल्ड इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अब उसने ये छेड़ तो दी, लेकिन उसको पता था कि एकदम से तो देश आएंगे नहीं, इसके लिए तो कोई ऐसा देश चाहिए जो खुद आतंकवाद से लड़ रहा हो, और वो कौन था? भारत था। और ये आतंकवादी संगठन थे कहां, कार्य कहां कर रहे थे? पाकिस्तान में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। तो उससे उनको तबाही करने में, उनको हटाने में, उनको मारने में, समाप्त करने में किसकी जरूरत पड़ती? भारत की जरूरत पड़ती। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले नेता की स्वीकृति भारत के पास थी, तो उसका समर्थन अमेरिका को जरूरी था। इसलिए अमेरिका के संबंध भारत के साथ अच्छे हो गए, पाकिस्तान के साथ खटासपूर्ण हो गए, क्योंकि आतंकवादियों का पनाह रह गया में। ये सारी ऐसी घटनाएं थी जिसके कारण इस दशक में अमेरिका के राष्ट्रीय हित बदल गए, और राष्ट्रीय हित बदले तो अमेरिका की विदेश नीति एक झटके में, केवल एक दशक में ऐसी बदली कि पाकिस्तान को एकदम किनारे कर दिया और भारत के एकदम खासम खास पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क की गलियों में कंधे में ऐसे हाथ डाल करके घूमते नजर आए। यह एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से नहीं घूमते हैं। वो दिखाता है खासम खास याराना है, बहुत याराना है, गहरा याराना है, गहरी दोस्ती है। और जो पाकिस्तान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं ना, तो बड़े दूर से यूं करते हैं। कई सारे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में तो इग्नोर करके निकल गए उसको। वो ये दिखाता है कि संबंध अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है। और ये सारे के सारे कारण रहे नेशनल इंटरेस्ट के कारण, राष्ट्रीय हित के कारण। तो विदेश नीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो वो है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। इस चीज को आपको समझना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जोश बताएंगे कैसे? हाउस द जोश, हाउस द जोश। एक आंसर दीजिएगा हाई सर से। आप सबका आंसर आना चाहिए हाई सर, हाई सर, आंसर आप सबका आना चाहिए। तो ये होगी एक चीज, विदेश नीति के निर्धारक तत्व। अब ऐसे ही हम
भारत की विदेश नीति को भी ले लेते हैं, भारत की विदेश नीति को भी देख लीजिए। ये तो आपने देख लिया अमेरिका वाला मामला, अब हम भारत की भी विदेश नीति देख लेते हैं। राष्ट्रीय हित को अगर हम देखते हैं ना, तो यहां पर समझिएगा, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं, आपके माइंड में छप जाएगा और यहां से क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा सवाल आ सकता है, सीधा पूछ लिया जाएगा कि एक पूरे विश्व को लेकर के भी पूछा जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष को भी लेकर के पूछा जा सकता है। यूं पूछा जा सकता है, शीतकालीन दौर से वर्तमान समय में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महाशक्तियां की विदेश नीति में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। भारत चीन एवं भारत अमेरिका के संदर्भ में कथन की पुष्टि कीजिए या उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको केवल एक एग्जांपल से समझाया है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, देखिए हम भारत चीन को ही ले लेते हैं, अभी हमने तो अमेरिका की नीति ली थी ना, हम भारत चीन को ले लेते हैं। 1947 से 1959 तक भारत चीन के बहुत ही गहरी दोस्ती थी। गहरी दोस्ती क्यों थी समझिए। चीन में जब क्रांति होती है तो चीन की जो साम्यवादी सरकार बनती है, उस सरकार को अमेरिका जैसे देश मान्यता नहीं देते। भारत उन कुछ गिने चुने देशों में से था जिसने सर्वप्रथम चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी। तो उससे चीन को लगा कि यार भारत बड़ा अच्छा दोस्त है, देखो सोचो ये हमारा सपोर्ट कर रहा है, ऐसे टाइम में दोस्ती होने लगी। पंचशील के सिद्धांत अगर आपको याद हो, पंचशील हमने 1954 में पंचशील साइन किया था। पंचशील के सिद्धांत के ऊपर हस्ताक्षर किए थे चीन और भारत ने। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे कि मित्रता है, दोस्ती है, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों इसी तरीके से चलते थे। हालांकि चीन जो है वो एक विस्तारवादी देश था, साम्यवादी देश था। उसका उद्देश्य था अपने आसपास के क्षेत्रों में विस्तार करना। और जो साम्यवादी चीन है उसके जो संस्थापक या उसके प्रमुख माओ से तुंग, उसकी एक नीति थी जिसको बोलते थे 5 फिंगर पॉलिसी। 5 फिंगर पॉलिसी के तहत वो ये कहता था कि ये हाथ है, ठीक है, इसकी ये जो हथेली है ये तिब्बत है, ठीक है, ये अंगूठा है वो लद्दाख है, फिर ये जो है नेपाल है, फिर ये जो है सिक्किम है, फिर ये जो है भूटान है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। तो उसका सपना यह था कि ये सारे क्षेत्र चीन के हैं, तो ये हाथ, ये 5 फिंगर पॉलिसी के तहत चीन के पास होना चाहिए। अब ऐसा मत समझ लेना कि सिंघम वाला कर रहे हैं, सिंघम कड़क, मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि ऐसा बोला 5 फिंगर पॉलिसी उसकी थी। अब क्योंकि हमारी मित्रता हो गई, हमने चीन को मान्यता दी, दोस्ती रखी, हिंदी चीनी भाई भाई थे, तो कुछ समय के लिए चीन का राष्ट्रीय हित जो नेशनल इंटरेस्ट था वो भारत के साथ मित्रता करने में था, ताकि उसको मान्यता मिले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दुश्मन कम से कम रहे। तो ऐसे में वो अपनी 5 फिंगर पॉलिसी को भूला हुआ था। उसमें लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को उसने साइड में कर रखा था, ध्यान नहीं था। लेकिन 1959 में क्या होता है, 1959 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है दलाई लामा, ठीक है। 1959 में क्या होता है, दलाई लामा ये भारत में आते हैं। तिब्बत के धर्मगुरु थे, तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा था, तिब्बत के ऊपर अत्याचार कर रहा था चीन। चीन के उस अत्याचार के खिलाफ दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ संगठन चला रहे थे और विरोध करते थे। चीन को दलाई लामा से खतरा था, चीन दलाई लामा को आतंकवादी घोषित कर चुका था। भारत दलाई लामा को विश्व गुरु, शांति का प्रतीक, अहिंसा का प्रतीक मानता है, लेकिन चीन के लिए वो आतंकवादी के समान थे। अब आप कहोगे सर यार दलाई लामा तो इतने अच्छे थे, चीन ऐसा क्यों? सेम चीज है। जो अगर हम बात करते हैं भारत में, भारत के ऊपर हमला करने वाले कई सारे लोग भारत के लिए आतंकवादी हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाओगे तो पाकिस्तान में लोग उनकी प्रेयर पूजा करते हैं एक तरीके से, उनके लिए वो हीरो है, नेशनल हीरो है वहां पर, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से चीज थी। चीन ने तिब्बत में दलाई लामा को मारने, उसको पकड़ने की योजना बनाई। इसकी भनक दलाई लामा को लगी, उसके समर्थकों को लगी।
तो ऐसे में उनके लिए यही उचित था कि वो तिब्बत छोड़ करके कहीं चले जाए, नहीं तो चीन छोड़ता नहीं। तो उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी भारत से, भारत ने शरण दे दी। भारत ने शरण क्यों दी? भारत बोलता था कि भाई हम तो पंचशील वाले देश हैं, हम तो विश्व शांति को देखते हैं, और भारत तो ऐसा देश है जो अपने दुश्मन को भी भूखा नहीं जाने दे। ऐसे में तो ये तो हमारे पड़ोसी देश के वो है, और वो भी अहिंसक है, खतरा नहीं है किसी से। राजनीतिक शरण मांग रहे, हम देंगे। चीन ने पहले ही धमकी भी दे दी थी कि देखिए ये तिब्बत जो है वो चीन का आंतरिक मामला है, भारत या कोई भी देश उसमें मामले में ना पड़े, और ना ही कोई ऐसा कार्य करे जो चीन के हितों के खिलाफ जाए। भारत ने हल्के में लिया इस चीज को। भारत को लगा यार दलाई लामा को शरण देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही तर्क भी था, मानवीयता के नाते हम सही भी थे। लेकिन हमने ये चीज नहीं ध्यान दी कि ये किसी के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था, चीन के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। चीन के नेशनल इंटरेस्ट क्या थे? तिब्बत पे कब्जा करना, कब्जा जमाए रखना, तिब्बत में विरोध प्रदर्शन खत्म करना। अब उसका लीडर वो भारत में आकर के बना, जिसको भारत ने दे दी, तो चीन का हित तो प्रभावित हुआ ना। चीन को लगा कि अब ये दलाई लामा भारत से कार्रवाइयां संचालित करेगा तिब्बत में चीन के खिलाफ। उस समय से चीन के मन में भारत के प्रति थोड़ी सी खटास आनी शुरू हो गई, क्योंकि उसके इंटरेस्ट जो है ना, राष्ट्र हित जो है वो प्रभावित हो गए, वो परिवर्तित हो गए। अब ऐसे में चीन एक बार दोबारा से, और उस समय तक चीन बहुत मजबूत हो चुका था, विश्व में उसको मान्यता भी मिल चुकी थी, सारे देश स्वीकार कर चुके थे, इवन अमेरिका भी उसके अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था। तो ऐसे में भारत की कोई खास जरूरत चीन को नहीं थी। तो चीन एक बार दोबारा से अपनी विस्तारवादी नीति पर आया, और उस विस्तारवादी नीति पर आकर के 1962 में क्या किया? 1962 में उसने भारत पर हमला कर दिया, और उससे लेकर के वर्तमान तक भारत के साथ जो इसके संबंध हैं वो शत्रुतापूर्ण है, मित्रता नहीं हो पाई है, क्योंकि चीन ने हमला किया, बहुत बड़ा क्षेत्र अक्साई चीन वो उसने कब्जे में ले लिया, और आज भी अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे हिस्सों पर अपना दावा दिखाता है। चीन के राष्ट्रीय हित बदले, उसकी भारत के प्रति विदेश नीति बदल गई। अब उसकी विदेश नीति भारत के प्रति आक्रामक हो गई, पहले दोस्ती वाली थी। सेम ऐसे ही चीज भी 1962 से पहले भारत की विदेश नीति चीन के साथ मित्रता की थी। तो चीन की सीमा पर हमने ना तो कोई गहरी ज्यादा सेना लगाई, ना ही ज्यादा सुरक्षा के चाक इंतजाम किए। 1962 के युद्ध से हमें समझ में आया कि चीन तो हमारा दुश्मन है, तो हमारी विदेश नीति बदल गई, क्योंकि हमारा नया दुश्मन पैदा हो गया, हमारे राष्ट्रीय हित बदल गए। अब हमारा राष्ट्रीय हित था कि देश की सीमा की सुरक्षा करना, तो देश की सीमा की सुरक्षा के लिए हमने सेना भी लगाई, हमने और भी कई सारे बल तैयार किए। जैसे हमने आईटीबीपी का गठन किया भारत तिब्बत सीमा पर सुरक्षा के लिए, हमने एसएसबी का गठन किया नेपाल और भूटान वाली सीमा की रक्षा के लिए, हमने बीएसएफ का गठन किया पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली सीमा की रक्षा के लिए। उन क्षेत्रों में हमने सड़कें बनाई और भी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर पहुंचाई, ताकि हम सीमावर्ती क्षेत्रों से अब हम पर कोई हमला ना कर पाए। तो हमारी विदेश नीति परिवर्तित हो गई। चीन के खिलाफ हमारी विदेश नीति जो मित्रता वाली थी, अब वो मित्रता वाली ना होकर के एक गंभीर शत्रु, यथार्थ शत्रु के रूप में होने लग गई। तो ये चीज थी कि जब भी राष्ट्रीय हित बदलेंगे, विदेश नीति बदल जाएगी। ऐसे ही है, अगर आपको कोई पसंद आज के टाइम में नहीं आता, तो जरूरी नहीं है कि वो कभी भी पसंद नहीं करेगा। जरा थोड़े उसके इंटरेस्ट तो बदल करके देखो, अगर उसके इंटरेस्ट बदले तो आपको पसंद भी करेंगे, और आपके साथ पसंद ही नहीं, आपको सब विवाह वगैरह सब कुछ करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर बात होती है, यही बात है, सही बात है। आपका हित होना चाहिए किसी चीज में। अगर आपका इंटरेस्ट है, हित है, तो आप वो चीज करेंगे। आपका हित चेंज हो गया, इंटरेस्ट चेंज हो गया, तो काम भी चीजें चली जाएंगी। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें
अवेलेबल है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट के सब चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। जब भी कॉन्टैक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी जब भी कॉल करेंगे, कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विदिन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टैक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें, तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है, जब भी सब्सक्रिप्शन लें एक बार मेरे से कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE, रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना है यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते। और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतने डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए, हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।